यहाँ एक आदमी के बारे में सुना है मैंने। अपने ओहदे को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। उसका दिमाग ठिकाने लगाकर या शायद उसकी लाश ठिकाने लगाकर ही मेरी वापसी होगी। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उससे उसे तफसील से बताया। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ये सच था। अगर लैला की जगह मासूमा होती तो वो उसकी मदद के लिए उस जगह ज़रूर जाता जहाँ इस वक्त वो थी। लेकिन लैला और मासूमा में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। लैला अपनी हिफाजत खुद कर सकती थी। चल सीधा हो जा हिजर। ऐसी छोटी मोटी बातें तो जिंदगी का हिस्सा है। अब तू लोगों को ये बताते हुए अच्छा लगेगा कि मेरी बीवी ने मुझे इतना मारा है। वो उसके वजूद पर तरस खाने की बजाय उसे शर्म दिलाते हुए बोला। तो हिजर ने उसे घूर कर देखा। कोई मेरा दर्द नहीं समझ सकता। रू, तुम ही मेरी हमदर्द हो। वो रू की जानिब देखते हुए बोला। इनायत और महर उसे देखने लगी। हाय मेरी बच्चियाँ, कितनी जालिम माँ मिली है। लेकिन मैं जालिम नहीं हूँ, बाप होने का हक अदा करूंगा। प्यार से उन दोनों का माथा चूमते हुए बोला। पापा, आप हमें दूध नहीं देंगे ना? इनायत और महर मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोली। इससे पहले कि वो उन पर तरस खाता नफ़ी में सर हिलाता, शाहरुख ने लैला का पैगाम उस तक पहुंचा दिया। उस जालिम औरत से पाला पड़ा है मेरा और मेरी बच्चियों का। उसे बड़बड़ा ही सकता था। बहुत शौक था तुझे मजबूर लड़कियों का फ़ायदा उठाने का। चल मुझे बता, किस तरह से फ़ायदा उठाता है तू लड़कियों का? किस तरह से ब्लैकमेल करता है लड़कियों को? वो जो पहले से ही अपनी ज़िंदगी की सताई होती हैं, उन्हें तू खुदकुशी करने पर मजबूर कर देता है। वो जो अपनी इज्जत की खातिर तुमसे भीख मांगती हैं, तो उनसे जीने का हक छीन लेता है। तुझे क्या लगा था परी मजबूर है, अपनी इज्जत बचाने के काबिल नहीं है, या उससे पूछने वाला कोई नहीं है? तो अब तक जो भी कर रहा था उसकी सजा तुझे कानून देता। लेकिन परी की इज्जत पर हाथ डालकर तूने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि परी पर हाथ डालने के बाद तू मेरा गुनाहगार बन गया है। मैं अपने गुनाहगार कभी नहीं छोड़ती, याद रखना। उसे 2 से 4 थप्पड़ लगाने के बाद वो लौट की आवाज़ गन उसके माथे पर रखती गोली चला चुकी थी। तुझ पर ज़ाया करने के लिए मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है। वो सोफे पर बैठकर अपने सामने पड़ी लाश को देखने लगी। जब थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुलते कोई अंदर दाखिल हुआ, उससे एक नज़र उसे देखा, फिर दिलकशी से मुस्कुरा दी। लैला यार, ये काम करने से पहले कम से कम एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो, ताकि मैं ना हर चीज़ तैयार करके बैठा रहूं। अब बताओ मैं क्या करूं इस आदमी का? तुमने तो इसे जान से ही मार डाला। सारिम फुल यूनिफॉर्म में अपने सामने पड़ी इंस्पेक्टर सूर्यवंशम की लाश देख रहा था, क्योंकि ये जीने के काबिल नहीं था। 13 जवान लड़कियां और 3 मासूम बच्चियां इसके हवस का शिकार हो चुकी थीं। वो बच्चियां मर गई और एक जिंदा है, लेकिन उसका जिंदा होना भी मौत से कम नहीं। ना जाने और कितने लोगों को ये अपनी हवस का निशाना बना चुका था। मैंने इसे मार दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। वो गन उसकी जाने फेंकते हुए बोली, जिसे वो लम्हे में कैच कर चुका था। लैला की बच्ची, ये क्या किया? अपने फिंगरप्रिंट्स हटाकर मेरे लगा दिए। वो हाथ में पकड़े रिवॉल्वर की जानिब करते हुए बोला, तो उससे कंधे उचका दिए। मैंने सुना है इस बंदे के मरने के बाद डीएसपी बनने वाले थे। मेरा मतलब है इसकी प्रमोशन के बाद। लेकिन इसका प्रमोशन तो हो गया, अब तुम डीएसपी बनोगे। पार्टी कब दे रहे हो? एक बात बता दूं, तुम्हारी पार्टी में ना सबसे स्पेशल गेस्ट मुझे होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा प्रमोशन तो मेरी वजह से होगा ना। और हाँ, यार हमसे नाराज मत होना, उन्हें भी ये सब कुछ अब भी पता चला है, और वो कुछ ही दिनों में हमें बुलाकर सब कुछ बताने वाले थे। लेकिन मैंने जल्दबाजी से काम लिया। ये सारा काम निपटा कर तुम वो सामने वाले होटल से मुझे पिक कर लेना। मैं तुम्हारे साथ ही वापस चलूंगी। तब तक मैं कुछ खा पी के आती हूँ, बहुत भूख लगी है। इज़र पे इतना गुस्सा आ रहा था कि कुछ खाया भी नहीं। लैला हाई हील्स मगरूरा अंदाज से चलती बाहर की जानी पड़ रही थी, जबकि सारिम अपने हाथ में पकड़े गन को रूमाल से साफ कर रहा था। ताहिर रफ़ीक, जल्दी से इंस्पेक्टर सूर्यवंशम के फ्लैट पर पहुंचे। किसी ने उनका कत्ल कर दिया है। मुझे खबर मिलते ही मैं यहाँ आ गया हूँ, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाया। जल्दी और टीम को लेकर आ जाओ। अपनी टीम को इन्फॉर्म करता एक ही चीज़ चेक कर रहा था कि लैला की कोई निशानी न रह गई हो। बहुत अच्छी तरह से रिकवर कर रही हैं ये। मुझे बहुत खुशी है। मुझे ये केस बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जल्द ही ये इस बीमारी से बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगी। आप इसी तरह इनका ख्याल रखें। बाकी मैं कुछ मेडिसिन लिख कर देता हूँ, उससे उनकी कमी की शिकायत भी आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएगी। बाकी आपको 2 माह तक यहीं रहना होगा मुकम्मल कोर्स के लिए। डॉक्टर मैथ्यूज पेपर पर लिखते हुए उनसे कहने लगे। उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगी ना? बिल्कुल। और फिर मुझे ये दवाइयाँ भी नहीं खानी पड़ेंगी ना दारुक। फिर मैं मासूमा और सैनी के साथ बहुत मस्ती करूंगी। और मेरा रोमी भी, मैं तो अभी से उसे मिस कर रही हूँ। डॉक्टर अपने काम में मसरूफ था जब वो खुशी से दारुक को देखते हुए कहने लगी। रोमी का नाम सुनते ही उसे उसका पैगाम याद आया, जो यारम के जरिए उससे दारुक तक पहुंचाया था।
दुनिया में बहुत शैतान बच्चे देखे हैं, लेकिन रोयाम से ज़्यादा शैतान शायद ही दुनिया में कोई होगा। तुम्हारे लिए पैगाम भिजवाया था उसने, आई लव यू और दाएँ गाल पर किस। तारुक ने उसे तफसील से बताया तो खिलखिलाकर हंसी। हाय मेरा जानू, इतना ज़्यादा मिस कर रहा है। आपने उसका पैगाम मुझे इतनी देर से क्यों दिया? रोमी का कोई भी पैगाम आप मुझे फ़ौरन दिया करें। उससे उसे सख्ती से ताकीद की थी। क्यों नहीं मेरी जान, ज़रूर। वो अचानक ही उसका चेहरा थामे हुए उसके दाएं गाल पर अपनी लब रखने लगा। वो लम्हे में सुर्ख हो गई। आई लव यू। वो बेबाक अंदाज में कहता उससे खुद को घूरने पर मजबूर कर गया। उससे एक नजर डॉक्टर मैथ्यूज की तरफ देखा, जो दूसरी तरफ मुंह किए मुस्कुराते हुए अपने काम में लगा था। इंतहाई दर्जे के बेशरम इंसान हैं आप। मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने सिर्फ कहा था कि रोयाम का पैगाम। यही पैगाम दिया था तुम्हारे रोमी साहब ने, आई लव यू और दाएँ गाल पर किस। अब अगर तुम उसे कोई पैगाम देना चाहती हो तो ऐसे ही प्रैक्टिकल करके देना होगा। तुम बाएँ गाल पर किस भिजवाओ अपना। बाईं गाल उसके सामने करते हुए बोला तो परी की सारी शरारत हरी की तरह रह गई। आप ना कोई नेक्स्ट लेवल के बेशर्म इंसान हैं। इंतहाई बदतमीज। शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है आपके अंदर। वो कुर्सी से उठकर फौरन बाहर निकल गई थी। उस शख्स से किसी भी तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। वो तो शुक्र है कि डॉक्टर ने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ के रखा था, वरना उनके सामने ही सोचते हुए उसके गाल एक बार फिर से सुर्ख हो गए। दारूक, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? वो उसके साथ अस्पताल से बाहर आते ही उससे सवाल करने लगी। तुम ये सवाल पूछे बिना भी अपनी पसंद की कोई भी बात मुझसे कह सकती हो, मैं कभी इनकार नहीं करूँगा। अच्छा जी, ये बात है तो चलिए ना वहाँ पहाड़ के ऊपर चलते हैं। कितनी खूबसूरत जगह है। दूर से इतनी प्यारी लग रही है, ऊपर से और भी ज़्यादा हसीन होगी। लड़की, मैंने तुम्हें उँगलियाँ पकड़ाई है, तुमने तो पूरा मुझे ही पकड़ लिया। इतनी ढील, ऊपर कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। सख्ती से उसे फोन करने लगा। मुझे पता था आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, सिर्फ ऊपर से प्यार दिखाते हैं। अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते तो एक सेकंड लगाते मुझे वहां लेकर जाने का। वो इशारा करते हुए बोली तो तारुक ना में सर हिला गया। अब अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए उसे इस सर्दी में लेकर जाना जरूरी था। नहीं डार्लिंग, मैं तुम्हें वहाँ लेकर नहीं जा सकता। वो क्या है ना, मैं तुम पर किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकता। वहाँ हवा बहुत ज़्यादा चलती है और फिलहाल मैं अपनी बीवी को खोना नहीं चाहता। सो तुम यहाँ से सीधी मेरे साथ होटल चल रही हो। यहाँ मैं तुम्हें अगले साल लेकर आऊँगा। जब तुम्हारी तबीयत थोड़ी सेट हो जाए, फिर हम हनीमून पर यहाँ आएंगे। उसे समझाते हुए बोला। मुंह के हजार डिजाइन बनाने के बावजूद भी जब तारुक को उस पर तरस न आया तो वो उससे पक्की नाराजगी जाहिर करती हुई होटल वापस आ गई। ये क्या, अब तक मुंह बनाकर बैठी हो? खाना तो खा लो यार। तुम्हारी नाराज़गी पर मैं बिल्कुल तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। मैं तुम्हें वहाँ पहाड़ पर नहीं लेकर जाऊँगा, वहाँ बहुत ठंड है। मैंने सुना है उस इलाके में बर्फबारी भी बहुत ज्यादा होती है। तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं, मैं मज़ीद तुम्हारी तबीयत पर किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकता। और वैसे भी अभी तुम्हारा इलाज मुकम्मल नहीं। 2 महीने के बाद तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। उसे समझाते हुए बोला तो वो मुंह फेर गई। मैंने कहा कि मुझे कहीं लेकर चले, नहीं कहा ना? तो फिर बार बार क्यों आकर मुझसे इस बात पर बात कर रही हैं? मुझे नहीं जाना। मैं यहीं ठीक हूँ। अगर किस्मत में ऐसा बोरिंग और सड़ू शोर लिखा है तो क्या किया जा सकता है? स्वाय सर फोड़ने के। खड़ूसते हो कहीं के। या अल्लाह, कहाँ इस मासूम सी परी को इनके साथ फंसा दिया। हाय, इतनी खूबसूरत जगह मैं देखे बिना वापस चली जाऊंगी। लेकिन शोहर मेरी जरा सी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा। और ऊपर से बहाने देखो, वहाँ सर्दी बहुत है। जैसे हमारे पास तो स्वेटर बूट टोपी है ही नहीं। यहाँ आने से पहले खुद को सर्दी से बचाने के लिए सारे इंतजामात करके आए थे जनाब। बहाना तो थोड़ा पावरफुल बनाए। लेकिन नहीं, आपके तो बहाने भी आपकी तरह सड़ू हैं, जिनमें कोई लॉजिक ढूंढने से भी नहीं मिलता। सर्दी लग जाएगी। वो गुस्से से बड़बड़ाती हुई वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। पहले की तरह आज भी उसे गुस्से में वही नरमाहट थी। वो अपने खिलाफ तेज लहजे बर्दाश्त नहीं करता था। उसने यही सोचा था कि अगर परी उससे लड़ी तो वो भी गुस्से में आकर थोड़ा बहुत डांट देगा। लेकिन हाय, उसकी नाराजगी और उसका लड़का लहजा। उसके लड़ने पर भी उसे उस पर प्यार आता था। पता नहीं वो इतनी प्यारी क्यों थी। बाहर निकल आओ, तुम्हें काफ़ी देर हो चुकी है यार, वादा कर रहा हूँ तुमसे। 2 महीने के बाद जहाँ खोगी ले जाऊँगा। अभी के लिए तुम्हारा इलाज मुकम्मल करवाने दो। कोई ज़रूरत नहीं है मेरा इलाज करवाने की। मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। अपनी मर्जी से खूबसूरत जगह तक नहीं देख सकती? क्या फ़ायदा ज़िंदगी का? इससे बेहतर है। खबरदार, जो कोई फजूल बात की जान से मार डालूंगा। इससे पहले वो कुछ भी कहती बेहद तेज लहजे में कहता उसे खामोश करवा गया। मार डाली मुझे। आप मुझे जब दिल करता है डांटने लगते हैं, जब दिल करता है चिल्लाने लगते हैं, और तो और उस खूबसूरत पहाड़ी पर भी नहीं लेकर जाते। मैं अगले साल आऊंगी यहाँ,
बल्कि 2 माह बाद आऊँगी। आपके साथ नहीं, रोमी के साथ। हम पहाड़ी पर भी जाएँगे और वहाँ बहुत सारी सेल्फियाँ लेकर आपको भेजेंगे। फिर देख-देख के चलते रहना हमें। हम भी मुँह नहीं लगाएँगे। वो अपनी भड़ास दिखाकर टेबल पर आकर बैठ गई और अपने लिए खाना निकालते हुए अब गुस्से से खाना खाने में मसरूफ़ हो गई थी। मतलब ये था कि वो पहाड़ी वाले मामले को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस थी। पहाड़ी के बारे में सोचा जा सकता था। वो उसकी सेहत पर रिस्क नहीं लेना चाहता था, लेकिन पहाड़ी वाला मामला सच में उसके गले पड़ रहा था। कितनी हसीन जगह है ये, और आप मुझे यहाँ लाने में कितनी कंजूसी से काम ले रहे थे। वो जब से यहाँ आई थी, यहाँ के हसीन नज़ारों में खोई हुई थी। इस बात में तो वाक़ई कोई शक नहीं था कि ये एक बेहद हसीन जगह थी। लेकिन यहाँ पर सर्दी भी शदीद थी। फ़िलहाल वो उसे सर्द हवाओं से बचा कर रखना चाहता था, लेकिन वो उसकी सोच से ज़्यादा ज़िद्दी वाक़या हुई थी। मैं तुम्हारे मामले में कभी कंजूस नहीं हो सकता, याद रखना। और मैं तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं ला रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मज़ीद बीमार हो। लेकिन तुम्हें शौक है बीमार होने का, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो जैसे अपना दामन चढ़ाते हुए बोला तो वो खिलखिलाकर हँसी। हाँ, मुझे शौक है बीमार होने का, ताकि आप मेरा बहुत सारा ख़्याल रखें, मेरी केयर करें। बिल्कुल बच्चों की तरह मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप यूँ मेरा ख़्याल रखते हैं। वो उसे देखते हुए जैसे राज़-फ़ाश कर रही थी कि दारूक ने उसे घूर कर देखा। ख़्याल रखने के चक्कर में वो अपनी तबीयत मज़ीद ख़राब कर रही थी। क्या मैं वैसे तुम्हारा ख़्याल नहीं रखता कि तुम्हारा ख़्याल रखने के लिए तुम्हारा बीमार होना ज़रूरी है? अपना ख़्याल रखा करो। मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। क्या तुम्हें नहीं पता तुम मुझे कितनी अज़ीज़ हो? उसे अपने बेहद करीब किए वो उससे सवाल करने लगा, जबकि उसके यूँ अचानक अपने पास आने पर वो घबराकर आगे-पीछे देखने लगी। इधर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं। वो उसे जगह का ख़्याल करने का कह रही थी, जबकि वो जानती थी कि उसे कोई परवाह नहीं है। हाँ, तो मैं उन लोगों की बीवियों को थोड़ी ना कुछ कह रहा हूँ। मुझे तो अपनी बीवी से मतलब है। उसके सूख ठंडे गाल पर अपने लब रखते हुए उसे शर्माने पर मजबूर कर गया। आप बहुत बेशर्म हैं। मजाल है जो कोई भी बात अपने दिमाग में डाले, बस अपनी मनमानी करनी होती है। वो उसे घूरते हुए बोली तो तारुक ने हाँ में सर हिलाते हुए उसके दूसरे गाल पर भी अपने लब रख दिए। ये मनमानी करना नहीं, बस थोड़ा-सा प्यार करना है। हाँ, लेकिन मुझे मनमानी करने पर भी कोई एतराज़ नहीं है। उसके कमर में हाथ डालता वो उसे करीब खींचते हुए बोला, दारुक अल्लाह का वास्ता है सुधर जाएं, हम इस वक्त अपने घर में नहीं हैं। वो हाथ छोड़ते हुए बोली तो दारुक ने उस पर तरस खाते हुए अपना हाथ उसकी कमर से निकाल लिया। नज़ारे देखो नज़ारे लड़की। फिर होटल पहुँचकर मुझसे कोई शिकायत मत करना। वो उसे फ़ोन करता सोमैनी अंदाज से उसे नज़ारों की तरफ मुतवज्जा कर गया। उसके अंदाज पर उसके कान की लो तक सुर्ख पड़ गई थी। लेकिन उस बेशर्म इंसान से क्या उलझना, जिसे वो थोड़े ही वक्त में बहुत अच्छे तरीके से जान और समझ चुकी थी। अभी वहाँ आए उसे थोड़ी देर हुई थी जब उसे एहसास हुआ जैसे सैनी उसके आसपास कहीं पर है, लेकिन ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। वो तो दुबई में थी। शायद परसों उससे एग्जाम ख़त्म हो चुके थे। काश वो यहाँ उसके साथ होती। उसे हंस से सोचा, तब अचानक किसी ने पीछे से उसे अपनी बाहों में ले लिया। वो घबरा कर पलटी जब निगाहों के सामने सैनी को मुस्कुराता हुआ चेहरा आया। ज़ैनब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो खुशी से उसका माथा चूमती अपनी खुशी को उस पर ज़ाहिर कर सकती थी। मैं मासूमा शारिफ भाई मोटू के साथ आई हूँ यहाँ। उससे खुशी से बताया तो परी ने एक नज़र दारू की जानिब देखा, जिसके साथ शारिफ खड़ा ना जाने क्या बातें कर रहा था, जबकि मासूमा उसके पास आते हुए उससे मिलने लगी। तुम लोगों को सुकून नहीं है ना? मैं चंद लम्हे अपनी बीवी के साथ सुकून से गुज़ारना चाहता था, पीछे-पीछे आ टपक पड़े। प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। दारू का मूड खराब था, जबकि शारिफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। देखो, हम तुम्हारे पीछे-पीछे नहीं आए, बल्कि हम तो एन्जॉय करने के लिए आए हैं। वैसे भी मैं मासूमा को कहीं लेकर नहीं जा सका था, तो सोचा मेरी एक्स्ट्रा मासूम बीवी मासूमा खुश हो जाएगी, और देखो वो कितनी खुश है। उससे एक नज़र मासूमा की जानिब देखते हुए मुस्कुराकर कहा और फिर उसका धुआंधार चेहरा देखा। सच, मैं अपनी बीवी के साथ कुछ लम्हात अकेले गुज़ारना चाहता था। अब तुम लोग हर जगह डिस्टर्ब करोगे। दारू भी बिना लिहाज रखते हुए बोला। नहीं, बेडरूम में तुम लोग जो चाहे कर सकते हो, हम वहाँ नहीं आएँगे। बाकी हमसे कोई अच्छी उम्मीद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो दोनों बहनों का कितने सालों के बाद मिलना हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे जन्मों-जन्मों की बिछड़ी हुई थी। मासूमा और परी की जानिब इशारा करते हुए बोला। और कौन-कौन आया है तुम्हारे साथ, ये भी बता दो, ताकि मैं सबके लिए तैयार हो जाऊँ। उसे नज़रअंदाज करते हुए नज़ारों की जानिब मुतवज्जा हुआ और लगे हाथों शारिफ से सवाल पूछा। यार, तुम खुद को इतनी अहमियत क्यों देते हो? तुम इतने भी ज़रूरी नहीं हो कि हर कोई तुम्हारे पीछे चला आएगा। लेकिन लैला का मूड काफ़ी दिनों से ख़राब था, तो महर और इनायत की छुट्टियों पर हिज़र उसे वेकेशन एंजॉय करने के लिए ले आया है। और
शारिफ अभी खामोश हुआ था कि उसके मुंह से एक और लफ्ज़ सुनकर मुस्कुरा दिया। तुम जानते हो, हिजर को तुमसे कोई लेना देना नहीं है और ना ही वो तुमसे किसी किस्म का कोई मतलब रखता है। वो अपने बच्चों के साथ वेकेशन एंजॉय करने आया हुआ है। उससे मुस्कुराते हुए बात खत्म की जब दारूक ने उसे घूर कर देखा। लगता है रूह का तेरे बिना गुजारा नहीं है। वो अपने मियाँ और बेटे के साथ अपने हनीमून पर आई है और मुझे ये नहीं लगता कि तुम्हारी उसके साथ कोई मुलाकात होने वाली है, क्योंकि यारम काज़मी शायद ही उसे तुम्हारे आसपास भटकने देगा। दारूक चुप हो गया। अब वो उससे घूर भी नहीं रहा था। तुमने और नहीं पूछा? शारिफ खुद ही उसके सामने आकर हंसते हुए बोला। अब कोई और रह गया है क्या? बहुत खुश हो रहे हो, मुझे यकीन नहीं आता। तुम अंडरवर्ल्ड के लोग क्या इतने वेले होते हो? खुशी और राकेश वो भी हमारे साथ हैं। मज़े की बात थी ना। और सच्ची कसम से इतना मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया सफ़र में। शारिफ ने बड़ी खुशी से बताया था। खुशी और राकेश वो दोनों साथ, मेरा मतलब है वो तो चला गया था ना छोड़ के सब कुछ। राकेश का जानकर उससे हैरान होने के साथ खुशी भी हुई थी। वो यहाँ आने से पहले ही खुशी को अपनी ज़िंदगी से आज़ाद कर चुका था। उससे कहा था कि खुशी जो चाहती है अपनी ज़िंदगी में कर सकती है। उसे किसी चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं। हाँ, लेकिन खुशी के फैसले ने उसे दुख दिया है। इस तरह से अपना दीन, अपना मज़हब छोड़कर कुछ और अपना लेना काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ देह था उसके लिए। हाँ, वो तुम्हारे बगैर थोड़ी ना रह सकता है। मेरा मतलब है जहाँ तक कुशम वहाँ राकेश। हाँ, उसे खुशी के फैसले ने तकलीफ दी थी, लेकिन वो उस बात को समझने की कोशिश कर रहा है कि खुशी अपनी मर्जी की मालिक है। वो जो चाहे कर सकती है और खुशी भी काफ़ी मुतमईन है। और तुम्हें बहुत मज़े की बात बताऊँ, कुछ दिन पहले ना यारम से मिलने के लिए एक आदमी आया था। उस आदमी ने कहा कि वो खुशी से शादी करना चाहता है। वो भी उसी मदरसे में मज़हब सीख रही है। वो एक ईसाई है और अब वो भी अपने दीन को बारीक-बीनी से समझ रहा है। यारम को वो लड़का काफ़ी पसंद आया, लेकिन वो चाहता था कि खुशी से इस बारे में तुम खुद बात करो। राकेश भी मिला है उससे, उसे भी बहुत पसंद आया है। शरीफ सा लड़का है और सबसे अहम बात ये कि खुशी और वो एक ही रास्ते पर चल निकले हैं और एक ही रास्ते के मुसाफिर की मंजिल भी एक ही होती है। इसीलिए यार, खुशी को अपने साथ लाया था ताकि वो तुमसे इस बारे में बात कर सके। तुम और परी अगले 1.5 महीने तक यहीं हो, जब तक परी का इलाज मुकम्मल नहीं होता। उसके बाद अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो हम खुशी का निकाह कर देंगे। शारिफ ने उसे तफसील से बताया तो उसे हाँ में सर हिलाकर रह गया। राकेश का यहाँ आना उसे सच में बेहद खुश कर गया था। उससे कभी नहीं सोचा था कि राकेश उसकी ज़िंदगी में आएगा। उससे कभी राकेश को इतनी अहमियत नहीं दी थी, लेकिन वो जानता था वो उसके लिए बहुत ख़ास है। आप लोग सोच भी नहीं सकते आप सबके यहाँ आने से मैं कितनी खुश हूँ। और हाँ, आप मेरी रोमी को साथ लाई। रोयाम को अपनी गोद में बिठाकर बार बार उसके गाल चूम रही थी। हाँ, रोयाम तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। कल रात तो इसने जानू साई को फ़ोन करके भी कह दिया कि उसके पास एक बहुत खूबसूरत मामी गर्लफ्रेंड आ चुकी है, जिसके साथ वो बहुत खुश है। इसीलिए जानू को वापस आने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो वो जानू साई के साथ बेवफ़ाई करने का बिल्कुल भी कायल नहीं है, इसीलिए उसे जाते-जाते छोटा-सा आई लव यू बोल दिया था। लेकिन फिर भी जितना प्यार तुमसे करता है, उतना अपनी जानू साई से नहीं करता। है ना रोयाम? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? यारम ने देखते हुए बोला जो कि कब से मुंह खोले अपने बाप को देख रहा था। नहीं दानू ताई मेला प्याले उच्चे दादा ओल किसी से पाल नहीं टलता। नहीं जानू साई मेरा प्यार है उससे ज़्यादा और किसी से प्यार नहीं करता। उससे फ़ौरन मुंह बनाकर कहा तो सबके कहके बुलंद हुए। वहीं परी का मूड ऑफ हो गया। अच्छा, जानू साई से तुम्हारा प्यार है तो तुम मेरी गोद में क्या कर रहे हो? जाकर बैठो अपनी जानू साई की गोद में। वो उसे फ़ौरन ज़मीन पर उतारते हुए बोली। तुम भी तो प्यार लो खलूस शो का। मामू तुमसे बहुत बाल करते हैं। अब तुम रो मामू पाश। मैं अपनी दानू ताई ते पास दूंगा। वो मेरा सच्चा पाल है। तुम भी प्यार हो खड़ूस से का। मामू तुमसे बहुत प्यार करते हैं और अब तुम रहो मामू के पास मैं अपनी जानू के पास रहूँगा। वो मेरा सच्चा वाला प्यार है। उससे बेहद मासूमियत से कहा था। ना जाने क्यों ये लम्हा दारू के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मतलब कि तुम मेरे साथ बेवफाई कर रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो उदासी से बोली। तुम शहद मत हो, मैं तुमसे भी बाल तलता हूँ। तुम सैड मत हो, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। उसकी उदासी पर तरस खाते हुए वो उससे करीब आकर बोला। देखो अपने नवाब को, अब भी तुम्हारा कहना है कि ये मासूम है। यारम उससे कान के करीब बोला तो उसने उसे घूर कर देखा। वो उसके मासूम बच्चे को ठरकी बुला रहा था। वो ठरकी नहीं है, बस किसी का दिल नहीं दुखा सकता। उन्होंने फौरन उसकी बात की नफी की थी, जिस पर यारम ने अपना कहका बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। वो खूबसूरत लम्हात गुजार कर अपने अपने कमरे की जानिब चले गए।
तो मासूमा थोड़ी देर के लिए परी के पास आ गई। फिर थोड़ी देर में सैनी भी आकर उसके पास बैठ गई तो खुद ही उठकर बाहर निकल गया। ना जाने कितनी बातें होंगी उन लोगों के पास करने के लिए। वो उनको डिस्टर्ब नहीं करने की वजह नहीं बनना चाहता था। बाहर का मौसम काफ़ी खुशगवार था। वो मौसम एंजॉय करते आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानिब कदम बढ़ा रहा था जब उसे महसूस हुआ कि उसी की रफ्तार में पीछे आ रहा है। उससे मुड़कर देखा तो रूह उसे देखकर मुस्कुराई। दारूक ने उसे अपनी चादर में आने का इशारा किया। वो इस वक्त बिना किसी गर्म कपड़े के उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। उसके इशारे पर वो फ़ौरन ही उसकी चादर में उसके पास आ गई। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे की जाने बढ़ा रहे थे। इतनी सर्दी में बाहर निकलने की क्या ज़रूरत थी? वो उसे पूरी तरह चादर में कवर करते हुए पूछने लगा। यही सवाल मैं भी पूछ सकती हूँ आपसे, लेकिन मैं नहीं पूछूंगी क्योंकि इस हसीन मौसम में किसी का भी बाहर निकलने को दिल करता है। उसे मुस्कुराते हुए कहा। दारूक भी मुस्कुरा दिया। क्या तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी एक भाई की कमी महसूस हुई? दारूक उसके साथ साथ कदम बढ़ाते हुए पूछने लगा। पहले कभी नहीं हुई, लेकिन जब पता चला कि मेरा एक भाई है तब शिद्दत से हुई। क्योंकि पहले तो अल्लाह ने सबर शुक्र दे रखा था कि जो चीज़ है ही नहीं उसकी हसरत क्या करनी। लेकिन फिर जब ये पता चला कि मैं इस नेमत से महरूम नहीं हूँ तो दिल मचल गया। आपसे मिलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, पता है, तब ऐसी ऐसी बातें जहन में आने लगी जो कभी थी ही नहीं। जैसे अब मेरा दिल करता है कि आप मुझे इस मौसम में आइसक्रीम खिलाएं। पहले आप मुझे डांटें और फिर मेरे नाराज़ होने पर मेरी फरमाइश पूरी भी कर दें। मेरा दिल करता है कि आप मुझे तंग करें और मैं आपकी बहुत सारी शिकायत अपने वालिदैन से करूं। फिर वो आपको बहुत सारा डांटे और मैं बहुत खुश हो जाऊं। फिर जब आपका मूड ऑफ हो जाए फिर मैं आपको मनाने के लिए वो जो सामने आइसक्रीम पार्लर नहीं है वहाँ पर लेकर आऊँ। उसे सामने आइसक्रीम पार्लर की जानिब इशारा किया। तारुक मुस्कुराया। अगर इस मौसम में मैंने तुम्हें आइसक्रीम खिलाई, तुम्हारा शोर मुझे शूट कर देगा। उसे उसे डराना चाहा। वो तो ठीक है लेकिन उन्हें बताएगा कौन? उन्होंने कुछ सोचते हुए सवाल किया। ये भी ठीक है, उसे बताएगा कौन? चल, आइसक्रीम खाते हैं। वो मुस्कुराते हुए उसे यूं ही अपने साथ लिए पार्लर के अंदर चला गया। उन दोनों ने आइसक्रीम ऑर्डर की और अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए। वैसे ये दूसरी किस्म की जो ख्वाहिश है ना, वो कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वालिदैन वाला किस्सा तो है ही नहीं हमारा। क्या ख्याल है तुम्हारा? माशाल्लाह से हमारा बाप इतना नेक इंसान था कि दारुक भाई, अब मुर्दों की कब्रों से गुजरने से कुछ नहीं मिलेगा। जो मर गए रहने दें, जो जिंदा हैं उनसे ताल्लुक़ मज़बूत करें। हाँ, हमारे वालिदैन नहीं हैं लेकिन एक मामू तो हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह किसी बाप के साए से कम नहीं है। रूह ने उसकी तवज्जो हिस्से की जानिब करवाई तो उसके चेहरे पर पथरीले तासुरात आ गए। हम एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, किसी तीसरे के बारे में नहीं। वो ज़रा तेज़ लहजे में बोला। वेटर ने उनके सामने उनका ऑर्डर रखा। क्या लेकर आए हो तुम? उसने अपनी प्लेट में रखा आधा बर्गर रूह के सामने रखी आइसक्रीम देखकर हैरत से पूछा। सर, ये ऑर्डर उन्होंने दिया है आपके लिए। उन्होंने कहा आपको आइसक्रीम नहीं देनी, बर्गर देना है। वेटर उससे इंग्लिश में बताकर वहाँ से जा चुका था जबकि वो गुस्से से काउंटर पर खड़े बर्गर खाते ही सिर को घूर कर रह गया। इस तमाशे का क्या मतलब निकालूं मैं? प्लेट के सामने रखते हुए वो गुस्से से बोला। ये तमाशा नहीं, बर्गर है यार, कसम से बहुत मज़े का है। मुझे सच में अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ के बर्गर इतने टेस्टी होंगे। और एक बहुत मज़े की बात बताऊं, उस दिन वाला बर्गर तो ज़रा अच्छा नहीं था। उसमें अंडा भी नहीं था। इससे मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल अंडा डलवाया है। कसम से ये अंडे वाला बर्गर उस दिन वाले बर्गर से बहुत मज़े का है। ईसा ने बर्गर उठाकर उसके मुंह की तरफ किया जैसे उसे यकीन था इस बार वो इनकार नहीं करेगा। यार घूर मत, मुंह खोल। पुराने सारे झगड़े छोड़ दे। वैसे भी नया साल शुरू हुआ है, सबको माफ़ कर दिया है, तो मुझे भी माफ़ कर दे। यार मेरी गलती इतनी भी बड़ी नहीं थी। वो इतनी आजिज़ी से बोला कि ना जाने क्यों दारू की आंखों में नमी सी आ गई। कितना बेगैरत है तू। कभी सच नहीं बोलेगा ना? तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता कि उस दिन बर्गर तूने भी नहीं खाया था? वो टेस्टलेस था, लेकिन फिर भी तेरी मेहनत का था। तूने उसे उठाकर किसी और को दे दिया। वो इतने गुस्से से बोला कि हिजर मुस्कुरा दिया। यार वो दोनों बहुत भूखे थे। पता नहीं कितने दिनों से खाना नहीं खाया था। यूं ही उठाकर नहीं दे दिया था किसी को, सोच समझ कर दिया था। चल अब तो मुंह सीधा कर ले, सच बोल रहा हूँ, बहुत मज़े का है। मुंह खोल, खिलाता हूँ। कितना मज़े का है यार, कभी ज़िंदगी में नहीं खाया होगा तूने। वो बर्गर ज़बरदस्ती उसके मुंह में ठोसते हुए बोला। इतना भी मज़े का नहीं है। बचपन में खाते थे ना, उनका टेस्ट ही अलग होता। फारूक ने याद करते हुए कहा तो उसकी बात पर वो उससे मुकम्मल इत्तेफाक करने लगा। इस बात में कोई शक नहीं था कि बचपन की मेहनत की कमाई का इकलौता बर्गर उन दोनों की ज़िंदगी के लिए बेहद अहम था। अगर आप दोनों का हो गया हो तो मैं भी याद दिला दूं कि मैं भी यहाँ पर हूँ।
रू ने उन दोनों के बीच अपनी आइसक्रीम का प्याला रखते हुए याद दिलाया। हाँ पता है, तुम भी यहीं पर हो। चलो अब चलते हैं, बहुत देर हो गई है, सर्दी बढ़ रही है। वो आइसक्रीम पार्लर से बाहर निकलते हुए बोला, जब अचानक किसी ने उसका हाथ थाम लिया। एक बार गले तो लगा ले यार। तू दोस्त नहीं था, लेकिन तू हमेशा दिल के करीब ही था, है और रहेगा। किसी ने मुस्कुराते हुए कहा। दारुक मुस्कुराकर उसके सीने से लग गया। मैं भी। अचानक रू ने उन दोनों को अपनी जानिब मुतवज्जा किया तो वो दोनों उसके लिए जगह बनाते हुए उसे भी अपने करीब कर गए। आज उनकी भी एक फैमिली थी। लोग कहते थे वो हार्टलेस है, उसके सीने में दिल नहीं है, वो पत्थर दिल है। लेकिन कोई ये नहीं समझ सकता था। अजीतों को सहते सहते वो अजियत पसंद बन गया था। उससे फ़र्क हर चीज़ से पड़ता था। बस उसके पास शिकवा करने के लिए अपने नहीं थे। कोई नहीं था उसके पास जिसे गले से लगकर वो रो सकता हो। अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना गम किसी से बयान नहीं कर सकता था। सब कुछ खुद में छुपा कर रखता था। उससे ये सब कुछ सहने की आदत हो गई थी। इतना दर्द सहकर तो कोई भी दिल पर पत्थर रख लेता है। उससे तो ज़िंदगी के गुजरते हर दिन के साथ अपने लिए ताने सुने थे। वो जहाँ जाता था लोग उसे पत्थर मारते थे, उससे गंदी नाली का कीड़ा कहते थे, उससे किसी का गंदा खून कहते थे, किसी तवाइफ का बेटा कहते थे। और वो उन सब चीज़ों से इनकार ही नहीं था। वो एक तवाइफ का बेटा, हाँ, वो गंदा खून ही तो था, कयूम खलील का। लेकिन वो उसके जैसा नहीं था और ना ही कभी उनके जैसा बन सकता था। वो दिन भी नहीं भूला था जब वो एक टीचर के घर में बिना उसकी इजाज़त के घुसकर उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश कर रहा था। वो उसका कत्ल करने पर मजबूर हो गया था। वो इतना गिर चुका था, उसे ये तक एहसास नहीं था कि वो लड़की अपनी बूढ़ी माँ का इकलौता सहारा है। बाप का कत्ल करने के बाद उसे कोई अफसोस नहीं था, ना ही वो कभी पछताया था। उसे फ़ख्र था कि उससे इस दुनिया में एक जलील इंसान को ख़त्म किया था जो जीने के काबिल नहीं था। वो रूह को अपनी चादर में छुपाए वापस होटल आ गए थे। शायरम काफ़ी देर से उनके आने का इंतज़ार कर रहा था, जबकि हिजर उससे पहले ही फ़ोन पर बता चुका था कि रूह उनके साथ है। ऐसी कौन सी गुफ्तगू चल रही थी अपनी फैमिली की कि इतनी देर से वापसी हुई? वो रोयाम के सोए हुए वजूद को अपने कंधे से लगाए उसे सवाल करने लगा। गुफ्तगू तो चल रही थी लेकिन आपको बताने वाली नहीं। रूह ने मुस्कुराते हुए यारम का बाजू थामा और उन दोनों को गुड नाइट बोलते हुए उनके साथ कमरे में जाने लगी। कहीं दारू की होने वाली बेटी का रिश्ता तो नहीं मांग लाई रोयाम के लिए? शारम ने उससे कान में सरगोशी की तो वो उसे घूर कर रह गई। तोबा है यारम, अभी बड़ा तो हो लेने दे इसे। आपको तो अभी से ही इसकी शादी की फिक्र लग गई है। रूह हंसते हुए कमरे में दाखिल हुई। अरे, तुमने कहा बताने वाली गुफ्तगू नहीं है, तो मैंने सोचा रिश्ता तय करके आ गई होगी। कोई बात नहीं, अभी मत करो, लेकिन इस बारे में सोचेंगे। मुस्कुराते हुए रोयाम को बेड पर लेटाकर फ्रेश होने चला गया, जबकि रूह अब उसकी बात पर गौर कर रही थी। इतना बुरा आइडिया भी नहीं दिया था यारम ने। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो रूह उठकर उसकी शर्ट के बटन बंद करने लगी, जबकि वो उसकी कमर में हाथ डालता उसे अपने बेहद करीब करता उसकी खुशबू को अपने अंदर उतार रहा था। तुम इतनी सर्दी में बिना कोई गर्म शॉल लिए बाहर क्यों गई? और तुमने स्वेटर भी नहीं पहना हुआ था। उसे जरा सख्ती से पूछा। वो मैंने दारूक भाई को दूसरी तरफ जाते देखा ना, इसीलिए उनके पीछे चली गई। उनके पास शॉल थी, उसने फौरन बताया। लेकिन तुम्हारे पास तो नहीं थी ना। एक बात याद रखो रू, मैं तुम्हारी सेहत पर किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं उठा सकता। खबरदार जो तुमने अपनी तबीयत खराब की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो सख्ती से कहता उसका चेहरा अपने एक हाथ में थामे दूसरे से उसकी कमर सख्ती से जकड़े उसके लबों पर पूरी शिद्दत से झुक गया, जबकि वो हमेशा की तरह उसके सामने बेबस उसकी बाहों में समा गई। कहाँ चले गए थे तुम हिजर? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। इनायत और महर सो गई हैं तुम्हारे इंतज़ार करते करते, और मैं कब से वेट कर रही थी। क्यों बाहर गए? अभी तुम्हारी नाक ठीक नहीं है। इस सर्दी के लिए अपना ख्याल रखो। इससे बाहर सर्दी में निकलने से तुम्हारी नाक में ज़्यादा तकलीफ होगी। लैला उसे समझाते हुए बोली। डार्लिंग, मेरी नाक की इतनी फिक्र मत करो, तुम्हारी ही करम नवाजी है। वो इनायत और महर रोयाम और मुशारिफ के साथ खेलती रही हैं, थक गई हैं तो जल्दी नींद आ गई होगी। है, अब तुम भी सो जाओ, काफ़ी वक्त हो गया है। वो उसका गाल थपथपाते हुए आगे बढ़ा। लैला ने उसका हाथ थाम लिया। मेरा इतने ज़ोर से मारने का इरादा नहीं था हिस्सा कि तुम्हारी हड्डी टूट जाए। मैंने सच्ची इतनी ज़ोर से नहीं मारा था, लेकिन पता नहीं कैसे लग गया। आई एम सॉरी। वो उसका हाथ थामते हुए बहुत मासूमियत से सॉरी बोल रही थी। तुम जानती हो लैला, मुझे पता है तुम फिर से जब गुस्से आओगी तो फिर से तुम मेरे साथ ऐसा ही सलूक करोगी। लेकिन तुम अच्छी तरह से जानने के बावजूद भी, तुम्हारा असल चेहरा 1000 बार देखने के बावजूद भी मेरा दिल बेईमान हो रहा है। मेरा दिल कर रहा है मैं
तुम्हारे इस भोले से चेहरे पर यकीन कर लूं। मुझे नहीं पता इस दुनिया के सारे शोर इतने मस्कीन होते हैं या मेरे नसीब में इकलौता पीस है, लेकिन फिर भी तुम मुझे बहुत अजीज हो हमेशा से। उससे पूरी ईमानदारी से कहा तो लैला मुस्कुराते हुए उसके करीब आई और उसके दोनों हाथ थामकर अपनी कमर में रखते हुए उससे गर्दन में अपने बाजू डाले। तुम्हें ही तो लैला से मोहब्बत हुई थी, अब भुगतो। वो उसके गाल पर अपने लब रखते हुए पीछे हटने नहीं लगी थी कि अचानक इसर ने अपना हाथ उसकी कमर पर मजबूत कर दिया। वो मुस्कुराते हुए वापस उसके करीब हुई तो उसके लबों पर झुका, लेकिन अगले ही लम्हे पीछे हटकर नाक थामी जहाँ से करंट निकला था। उसके अचानक नाक थामने पर लैला का कहका बेहासा था। तोबा, इतना वक्त लगा दिया आपने वापस आने में, कब से आपका वेट कर रही थी। उससे कमरे में कदम रखते ही वो उसके पास आने लगी तो उसके पास आने पर वो लम्हा में बेखुद होते हुए उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने बेहद करीब करते हुए उसके चेहरे पर झुका। इसके अलावा भी आपको कुछ आता है, वो उसे पीछे करते हुए कहने लगी तो दारूक नाम ऐसा हिलाता अपनी चादर पीछे कर चुका था। डार्लिंग, मुझे इस वक्त इसके अलावा और कुछ नहीं आता। वो उससे कमर में हाथ डालता, उसे अपने करीब करता, उससे पाँव में उठाए बेड पर ले आया और उसे कुछ भी बोलने का मौका दिए बिना उसके लबों को अपने लबों की दस्तरस में लेता। वो उसकी खुशबू में खोता चला जा रहा था। दारू, कल ना हम उस जगह जाएंगे जहाँ पर मासूमा भी बता रही थी, वो कह रही थी। और भी बहुत सारी प्यारी प्यारी जगह हैं यहाँ देखने लायक। उसका लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते वो नाज भरे अंदाज में बोली तो दारू सर उठाकर उसे घूरने लगा। तुम कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं हो रही? वो उसे घूरते हुए पूछने लगा तो उसके सवाल का जवाब देने के बजाय वो खिलखिलाकर हंसी। मासूमा आप ही कहती हैं कि इस तरह की जगहों पर ना कोई भी रोज़ नहीं लाता, इससे जो मौका मिला है उससे भरपूर फ़ायदा उठाओ और इस 1.5 महीने में हर जगह घूमने के लिए भी जाओ। तो मैं तो जाऊंगी घूमने के लिए, आप मुझे लेकर जाओगे? तो मासूमा के हालात उस पर जाहिर करते हुए बोली तो दारूक उस वक्त उससे बहस करने का इरादा तक करते हुए उसका दुपट्टा उतार कर बेड से नीचे फेंक चुका था। खत्म, शुद्ध। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग ठीक होंगे। इवन तो कि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था ये रिकॉर्डिंग करते हुए लास्ट एपिसोड, पर मैंने कर दी ताकि आप लोगों को वेट ना करना पड़े, कि मैं आप लोगों को बहुत मिस करने वाली हूँ यार, आप लोगों को, आप लोगों के कमेंट्स को। आप लोग बताएं कि आपको ये नॉवेल कैसा लगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।